नमस्कार साथियों। सक्षम हिंदी मंच के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन की एक छोटी सी भूमिका प्रस्तुत की थी। आज के इस वीडियो में हम इस नाटक के मूल पाठ का वाचन करेंगे। मोहन राकेश का ये नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आरपीएससी के कुछ एग्ज़ाम्स में के पाठ्यक्रम इसे सम्मिलित किया गया है। स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में भी इसे सम्मिलित किया गया है। तो इस एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये उपयोगी है और साथ ही साथ हर साहित्य प्रेमी को ये नाटक अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए। कल के वीडियो में ही बताया था कि जैसे हिंदी उपन्यास प्रेमचंद के बिना अधूरे हैं, वैसे हिंदी नाटक जो है मोहन राकेश के इस आषाढ़ के एक दिन नाटक के बिना अधूरे माने जाते हैं। तो हम आज बिना किसी पूर्व भूमिका के इस नाटक के मूल पाठ का वाचन करेंगे। इस नाटक के अंदर कुल 3 अंक में विभाजित किया गया है। तो आज के इस वीडियो में इस नाटक का अंक 1 जो है उसे आपको रूबरू करवाया जाएगा। फिर अंक 2 और अंक 3 के 2 वीडियो और बनाए जाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं इसके अंक 1 को। अंक 1। पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ, दीवारें लकड़ी की है, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई है। बीच बीच में गेरू से स्वास्तिक चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी ड्योढ़ी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक है, जिनमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे गए हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए खुला है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का एक कोना ही दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख बनाए गए हैं। दाईं ओर बड़ा सा झरोखा है, जहाँ से बीच बीच में बिजली कौंधती दिखाई देती है। प्रकोष्ठ के एक और चूल्हा है। आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे गए हैं। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ हैं, जिन पर कालिक और काई जमी हुई है। उन्हें कुसा से ढक कर ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। झरोखे से सटा एक लकड़ी का आसन है, जिस पर बाग छाल बिछी है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां हैं। उन्हीं में से एक पर बैठी है अंबिका, जो छाछ में धान फटक रही है। एक बार झरोखे की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है और फिर व्यस्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है। मल्लिका, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माह, ऐसी धारासार वर्षा दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई, और मैं भी तो देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भिगो आई हो। उसके केसों को चूम कर खड़ी होती हुई ठंड से सिहर जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी, तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसे देखती है। अंबिका, सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर है। मल्लिका, तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए। अंदर को चल देती। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी, और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ। द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं है। भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। चारों ओर तुम्हारे मेघ घिर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा आशुंक भी हवा में उड़ा दिया, फिर बूंदे पड़ने लगी। वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ वह क्या बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लेती है। अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं।
बीच बीच में उसकी झलक भी दिखाई दे जाती है। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्र में मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा था माँ। कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। वो शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श। गुनगुनाने लगती है। गुनगुनाते हुए फिर वो बाहर आ जाती है। माँ, आज के वे क्षण में कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं देखा। जैसे वे सौंदर्य स्पर्श होते हुए भी मांसल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है। क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो जाता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? अंबिका, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। मल्लिका, काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। अंबिका के पास आ बैठती है। अंबिका चुपचाप धान फटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। अंबिका, क्या बात करो? मल्लिका, कुछ भी कहो। मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हो, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान में फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता है। छाछ उसे ले लेती है। और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुंभों के पास रख देती है। मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो, पीठ के पीछे से उसके गले में बाहें डाल देती है, मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो? अंबिका, दूध उठा दिया, शर्करा मिला लो और पी लो। मल्लिका, नहीं, तुम पहले बताओ। अंबिका, और जाकर थोड़ी देर तलब पर विश्राम कर लो, मुझे अभी। मल्लिका, नहीं माँ, विश्राम नहीं करना। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ? मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। अंबिका कुछ न कहकर आंचल से आंखें पोंछती है और उसे पीछे हटाकर पास की चौकी पर बैठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती। क्या हुआ माँ, तुम रो रही हो? अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध माँ, जो मुझे नहीं बताओ। दूर कुछ कोलाहल और घोड़ों की टापों के शब्द सुनाई देते हैं। अंबिका उठकर झरोकों के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी जाकर झरोकों से देखने लगती है। टापों का शब्द पास आकर दूर चला जाता है। मल्लिका, ये कौन लोग हैं माँ? अंबिका, संभवतः राज्य के कर्मचारी है। मल्लिका, ये क्या कह रहे हैं? अंबिका, जाने क्या कह रहे हैं। कभी वर्षों में यह आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती है, और जब भी दिखाई देती है कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी तब भी मैंने ये आकृतियाँ यहाँ देखी थी। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। मल्लिका, परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? अंबिका, न जाने किस लिए आए हैं। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बाहाँ से पकड़कर रोक लेती है। मल्लिका, माँ तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है। उसकी आंखें झुक जाती है। अंबिका, अग्निमित्र आज लौट आया है। छाछ उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है। मल्लिका, लौट आया है? कहाँ से? अंबिका, जहाँ मैंने उसे भेजा था। मल्लिका, तुमने भेजा था? होठ फड़फड़ाने लगते हैं। वह बढ़कर अंबिका के पास आ जाती है। किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। तुम जानती हो मैं विवाह करना नहीं चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों कर रही हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ? अंबिका धान को मुट्ठी में ले लेकर जैसे मसलती हुई साज में गिराने लगती है। अंबिका, मैं देख रही हूँ तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। कहते हैं
मल्लिका, क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? अंबिका, मैं कब कहती हूँ मुझे अधिकार है? मल्लिका सिर झटक कर अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है। मल्लिका, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही। अंबिका, तुम न कहो, मैं कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका पास की चौकी पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। मल्लिका, ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। अंबिका, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जा सकता। मल्लिका, मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खींच जाती है। अंबिका, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर है। मल्लिका, माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? अंबिका, तुम जिसे भावना कहते हो वह केवल छलना और आत्म प्रवचना है। भावना में भावना का वर्ण क्या है? मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उसे जीवन की आवश्यकता किस तरह पूरी होती है? भावना में भावना का वर्ण है। मल्लिका क्षण भर छत की ओर देखती रहती है। मल्लिका, जीवन की स्थूल आवश्यकता ही तो सब कुछ नहीं है ना माँ, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। अंबिका फिर ध्यान भटकने लगती है। अंबिका, होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका, सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। अंबिका, ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती है। मैं उसे घृणा करती हूँ। मल्लिका के चेहरे पर वह था आवेश तथा विवशता की रेखा एक साथ खींच जाती है। मल्लिका, माँ। अंबिका, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन, परंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ड्योडी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती है। वह छाछ लिए उठ खड़ी होती है, क्षण भर ड्योडी की ओर देखती रहती है, फिर अंदर को चल देती है। मल्लिका, ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? अंबिका, माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, उसे घर में बहुत कुछ करना है। चली जाती है। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। कालिदास, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना? एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो अंगुलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल हम फिर से वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे, खाएंगे ना? मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है। मल्लिका, यह आहत हरिण शावक, यहाँ कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? कालिदास, आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। झरोके के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। मल्लिका, माँ ने दूध उठा कर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज्य कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर आते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है। कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास, हम पहले से सुखी है, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उसने बाण छोड़ते कैसे बना। यह
कुलांच भरता मेरी गोदी में आ गया। मैंने कहा तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। मलिका की ओर देखता है। मलिका दूध लिए पास आ जाती है। मलिका, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग करने आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मलिका हरिणसाव को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी के आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण का मुंह दूध से मिला देता है। ऐसे ऐसे दंतुल बढ़कर उसके निकट आता है। दंतुल, दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? कालिदास और मलिका चौंक कर उसे देखते हैं। मलिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देते हैं। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मलिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बहान से हाथ हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? कालिदास, देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? मलिका चोट खाई से कुछ आगे आती है। मलिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आई? दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हो मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देगी? कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते हो कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास, यह हरिण शावक इस पावर्त्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पावर्त्य भूमि के निवासी हम इसके सहजात्य हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मलिका इसे अंदर ले जाकर तलब पर या किसी आस्तरण पर। अंबिका सहसा अंदर से आती है। अंबिका, इस घर में तलब और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। मलिका, तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ तलब और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास, इसे मुझे दे दो मलिका। दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। दंतुल, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा? कालिदास, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास, संभवतः। दंतुल, संभवतः? तलवार की मुठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मलिका शीघ्रता से द्वार के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मलिका, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल, कालिदास?
तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है? मल्लिका, हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? दंतुल, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका सुनकर स्तब्ध सी हो रहती है। मल्लिका, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन? दंतुल, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टा का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका इस बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है। उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे पात्र में डालकर शक्कर मिलाने लगती है। हाथ ऐसे अस्थिर जैसे वे अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो। मल्लिका निचला होठ दांतों में दबाए दौड़कर उसके निकट आती। मल्लिका, तुमने सुना माँ, राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है। अंबिका, गीले वस्त्र मैंने सुखाने के लिए फैला दिए, थोड़ा सा दूध से इसे इसमें शर्करा मिला दी है। मल्लिका, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? अंबिका, दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। मल्लिका, आतिथ्य? मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती है। तुम्हें इस दूध से नहला दूं माँ? पात्र ऊंचा उठा देती है। अंबिका पात्र उसके हाथ से ले लेती है। अंबिका, मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। मल्लिका, तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम? अंबिका, दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह न हो तो मैं तुम्हारे लिए आश्रम बिछा दूं। मैं जैसी निष्ठुर हूं रहने दो। मल्लिका उसके गले में बाहें डाल देती है। मल्लिका, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो, मैंने कब कहा तुम निष्ठुर हो? अंबिका, नहीं, तुमने नहीं कहा, दूध पी लो। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर एक घूंट में दूध पी जाती है और पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बिठा देती है और स्वयं उसकी गोदी में लेट जाती है। मल्लिका, माँ, तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। अंबिका, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। उठने का प्रयत्न करती है। मल्लिका उसे रोके रखती है। मल्लिका, नहीं, उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। सहसा अंबिका की गोदी से हटकर बैठ जाती है। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर के से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली, अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं कह चुकी हूँ मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। मल्लिका, क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध में उदारतापूर्वक नहीं सोच सकती? अंबिका, मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता था। अंदर जाने लगती है। मल्लिका उठकर खड़ी हो जाती है। मल्लिका, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है? अंबिका मुड़कर पल भर उसे देखती है। अंबिका, जहाँ दोष है वहाँ अवश्य वह दोष देखती है। मल्लिका, उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? अंबिका, वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा उसे किसी से मोह नहीं है। मल्लिका, इसलिए कि वे मातुल की गोई ने हाँक कर बादलों में खोए रहते हैं। अंबिका, मुझे मातुल से और उसकी गौं से प्रयोजन नहीं है, मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ। मल्लिका, बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथ से पकड़कर झरोके के पास आसन पर ले जाती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। अंबिका, मैं भी चाहती हूँ तुम आज समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उसे भावना का संबंध है, वह भावना क्या है? मल्लिका, मैं उसे कोई नाम नहीं देती। अंबिका के पैरों के पास बैठ जाती है।
अंबिका, परंतु लोग उन्हें नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? मल्लिका, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ। तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? अंबिका, और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा। मल्लिका कुछ क्षण चुप रहकर अपने पैरों को देखती है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। मल्लिका, यह तुम्हारी नहीं, विलोम की भाषा है। अंबिका, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो। उसके आश्रय में वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है, परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी, तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी। फिर कह दो ये मेरी नहीं, विलोम की भाषा है। मल्लिका सिर झुकाए कुछ क्षण चुप बैठी रहती है, फिर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। आज जब उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते। मातुल। अंबिका, अंबिका, घर में हो कि नहीं? अंबिका और मल्लिका ड्योढ़ी की ओर देखती है। मातुल अस्त व्यस्त सा आता है। मातुल, हो, घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। मल्लिका, क्या हुआ है आर्य मातुल? मातुल, मैंने इसे पाला पोसा, बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि यह इस तरह कुलद्रोही बने? मल्लिका, परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मातुल, यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मल्लिका, परंतु आप तो कह रहे हैं। मातुल, मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कल ही से अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। मल्लिका, किंतु? मातुल, 2 रथ वहा और 4 अश्वारोही उसके साथ है। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे पर पितामह के एक दोहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। अंबिका, तुम अपने भागने से बात कर रहे थे। मातुल, उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका। तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और वे वंशावंतस कहते हैं। मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मैं राज के मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। उत्तेजना में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगती है। मल्लिका कुछ क्षण विस्मृत सी खड़ी रहती है। मल्लिका, वे राज के सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मातुल, मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो। नहीं, कविता का मूल्य ही क्या है? मल्लिका, कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि उनके हृदय में यह सम्मान कहाँ चुभता है। अंबिका कुछ सोचती सी अपने असुंक को अपनी अंगुलियों में मसलने लगती है। अंबिका, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। मातुल उसी तरह टहलता रहता है। मातुल, अवश्य जाएगा? वे लोग इसके अनुचर है जो अभिस्तुति करके इसे ले जाएंगे। अंबिका, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिनी लोकनीति में निष्णात है। मातुल सहसा रुक जाता है। मातुल, यह लोकनीति है तो मैं कहूँगा कि लोकनीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। फिर टहलने लगता है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन भी बदल सकता है, और बदल गया तो बदल गया। फिर रुक जाता है। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निक्षेप बाहर से आता है। निक्षेप, मातुल, आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल,
और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर न आऊँ तुम आचार्य के पास रहना। निक्षेप, परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके तो तुरंत आपको सूचना दे दूँ। मातुल, यह भी कहा था, किंतु वह भी तो कहा था। यह कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वह नहीं आया। निक्षेप, किंतु मातुल। मातुल, किंतु क्या? मातुल मूर्ख है? बताओ, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? निक्षेप, नहीं मातुल। मातुल, मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा? निक्षेप, उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। मातुल के मुख पर गर्व की रेखाएं प्रकट होती है। जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया, मातुल के मुख की रेखाएं भी तृष्णा की रेखाओं में बदल जाती है। मातुल, कालिदास की कविता? फिर टहलने लगता है। न जाने इतने बड़े आचार्य को इतनी इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। रुक कर अंबिका की ओर देखता है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं और तुम लोक नीति की बात कहते हो। आप एक हरिण शावक को गोद में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुलगुरु, यह समय इस घर में जाने का नहीं है। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप सुनते ही लौट पड़े, जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मल्लिका अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती है। मातुल फिर टहलने लगता है। अंबिका, मल्लिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। मल्लिका उठने लगती है, परंतु मातुल उसे रोक देता है। मातुल, नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए। आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निक्षेप अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराता है। मातुल कोने तक जाकर लौटता है। मैंने कहा, कविवर्य, आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। रुक जाता है। सुनकर रुक कर जलते अंगारे की सी दृष्टि से मुझे देखा। मैं राज के मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। ऐसा कहा जैसे राज की मुद्राएं आपके विरह में घुली जा रही हो, और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनय करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था और यह दूरीहीन चक्कर की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया है। निक्षेप, किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था कि। मातुल, और मैं समाचार देने के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए। अब इतना कीजिए कि वे कविकुल शिरोमणि जहाँ भी हो उन्हें ढूंढ कर ले आए। बाहर की ओर चल देते। मेरा कर्तव्य है, जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करो, और मन कहता है कि उसे जहाँ देखूं वहीं चोटी से पकड़कर। निक्षेप, मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। मल्लिका, परंतु कालिदास इस समय है कहाँ? निक्षेप, कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। मल्लिका, आपने उन्हें देखा? निक्षेप, देखा है। मल्लिका, परंतु आपने मातुल से नहीं कहा? निक्षेप, मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहां जाए। मल्लिका, क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? निक्षेप, मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। अंबिका, कैसी विचक्षणता है? निक्षेप, विचक्षणता? अंबिका, विचक्षणता ही तो है। निक्षेप, इसमें क्या है अंबिका? अंबिका तीखे दृष्टि से निक्षेप को देखती है। अंबिका, राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है। कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं है। निक्षेप, कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका। मुझे विश्वास है कि उन्हें राज के सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अंबिका अपने स्थान से उठकर उस ओर जाती है जिधर बर्तन आदि पड़े हैं। अंबिका, नहीं चाहता है? एक थाली लाकर कुंभ से उसमें चावल निकालने लगते हैं। निक्षेप, मातुल का या तो किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। मल्लिका को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है। मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं।
केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है वे यह हट छोड़ दे। अंबिका निक्षेप की अर्थपूर्ण दृष्टि को और फिर मल्लिका को देखती है। अंबिका, हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या न छोड़ने के लिए कोई प्रयोजन नहीं है। थाली लिए चूल्हे के निकट चली जाती है और उन दोनों की ओर पीठ किए अपने को व्यस्त रखने का प्रयत्न करती है। निक्षेप, कालिदास उसकी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करती हुई भी व्यस्त नहीं हो पाती। अंबिका, तो उसमें बाधा क्या है? निक्षेप, मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मल्लिका, मैं जानती हूँ वे रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हो चुका है। निक्षेप, उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी, राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा। परंतु कालिदास जो आज है जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। जो लोग आज ऋतुसंहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। मल्लिका अपने में खोई सी उठ खड़ी होती है। मल्लिका, नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। अंबिका सहसा खड़ी हो जाती है। अंबिका, मल्लिका। मल्लिका स्थिर दृष्टि से अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ। अंबिका, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। मल्लिका, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए आर्य। निक्षेप बिना अंबिका की ओर देखे बाहर को चल देती है। अंबिका की आंखों में क्रोध की लहर उठती है जो पराजय के भाव में बदल जाती है। निक्षेप अंबिका के भाव को लक्ष्य करता क्षण भर रुका रहता है। निक्षेप, क्षमा चाहता हूँ अंबिका। मल्लिका के पीछे पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मूंदे खड़ी रहती है, फिर घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती है और जैसे टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावलों को मसलने लगती है। आंखों से आंसू उमड़ आते हैं जिसे वह आंचल से पोंछ लेती है। प्रकाश कम हो जाता है। अंबिका के कंठ से रुंधा सा स्वर निकलता है। अंबिका, भावना हो। आंचल में मुंह छिपा लेती है। प्रकाश कुछ और क्षीण हो जाता है। तभी ड्योढ़ी के अंधेरे में अग्निकाष्ठ की लो चमक उठती है। विलोम अग्निकाष्ठ हाथ में लिए बाहर से आता है। अंबिका को इस तरह बैठे देखकर क्षण भर रुका रहता है, फिर पास चला आता है। विलोम, घिरे हुए मेघों ने आज अंधकार कर दिया अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा? अंबिका आंचल में मुंह उठाती है। अग्निकाष्ठ के प्रकाश में उसके मुख की रेखाएं गहरी और आंखें धंसी सी दिखाई देती है। आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया? अंबिका, विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? विलोम बाईं ओर से दीपक के निकट चला जाता है। विलोम, दीपक जला दूं? अग्निकाष्ठ से छूकर दीपक जला देता है। विलोम का आना इसे आश्चर्य का विषय नहीं है। जाकर सामने के दीपक जलाने लगता है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना विलोम मल्लिका को सह्य नहीं है। दीपक जलाकर अंबिका की ओर देखता है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वह लोक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। वह नहीं जानती कि मैं इस घर में आऊँ क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। अंबिका, मैं इस समय तुम्हारे दोष का विवेचन नहीं करना चाहती। विलोम, देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका? तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है? अंबिका, मैं नहीं जानती। विलोम जैसे उसकी बात न सुनकर झरोके के पास चला जाता है। विलोम, राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ कि उसके जाने से पहले उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए।
इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा। अंबिका, मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। विलोम, तुम मलिका की माँ इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। अंबिका, मैंने तुमसे कहा है विलोम, तुम चले जाओ। विलोम, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मलिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका? अंबिका कुछ न कहकर आसन पर बैठ जाती है। विलोम घूम कर उसके सामने आ जाता है। क्यों? तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मलिका को किसी अभाव का अनुभव न हो, और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने आया, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। अंबिका, तुम यह सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो। बोलो, मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। विलोम, मैं इस समय तुम्हारा पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ। अंबिका, मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उसे कहने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि वह मलिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मलिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। ड्योढ़ी से कालिदास और उसके पीछे मलिका आती है। कालिदास, अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। विलोम को देखकर मलिका की आंखों में क्रोध और वितृष्णा का भाव उमड़ जाता है और वह झरोखे की ओर चली जाती है। कालिदास विलोम के पास आ जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? विलोम, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। कालिदास, मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। क्षण भर उसकी आंखों में देखता रहता है। उस वृत्ति ने संबोधित छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया। विलोम, आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे सहलाने लगता है। प्रकाश उसके मुख पर पड़ता है। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया? कालिदास, सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? विलोम, दुख? हाँ हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछड़ने का किसे दुख नहीं होगा। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे? कालिदास, मैं नहीं जानता। विलोम, मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांत को भूल तो नहीं जाओगे? एक दृष्टि मलिका पर डालता, फिर कालिदास की ओर देखता है। सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन के कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएं, मदिरालय और तरह तरह की विलास भूमियां। मलिका के भाव में बहुत कठोरता आ जाती है। मलिका, आर्य विलोम, यह समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। विलोम, मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। यह कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है। कालिदास, विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कोई कुछ न करना अप्रत्याशित हो सकता है। विलोम, यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपाओ। क्षण भर कालिदास की आंखों में देखता रहता है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अग्निकाष्ठ के पास से हटकर कालिदास के निकट आ जाता है। कालिदास, निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम, अच्छा है, तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त न हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना? कालिदास, वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। विलोम बहुत पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। विलोम, मैं जानता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना? अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर देख लेते हैं। कालिदास, मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है। विलोम, मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे।
मल्लिका झरोखे के पास से उधर को बढ़ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता सम्य नहीं समझती। विलोम, अनर्गलता? अंबिका के निकट आ जाते हैं। कालिदास दो एक पग दूसरी ओर चला जाता है। इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास? मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका? अंबिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और न ही जानना चाहती हूँ, अंदर की ओर चल देती है। विलोम, ठहरो अंबिका। अंबिका रुक कर उसकी ओर देखती है। आज एक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। मल्लिका एक पग और आगे आ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, आप? विलोम, उसे दृष्टि से रखते हुए, क्या यह उचित नहीं है कि कालिदास यह स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या? मल्लिका, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है? परंतु संभवतः कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? कालिदास मुड़ पड़ता है। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। कालिदास, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनधिकार प्रवेश कर जाते हो। विलोम, अनधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका? तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं, विलोम, दूसरों के जीवन में अनधिकार प्रवेश कर जाता हूँ? अंबिका, मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना है, और अंदर चली जाती है। विलोम, बस चल ही दी? अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनधिकार प्रवेश किया? चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से भी पूछ लें। विदग्ध दृष्टि से उसे देखता है, फिर अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे आधार से हाथ में ले लेता है। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। कालिदास, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक भी मोह नहीं है। विलोम उन्मुख कालिदास के मुख के निकट ले आता है। विलोम, निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को तो हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं कि? मल्लिका उसके और कालिदास के बीच में आ जाती है। अग्निकाष्ठ का प्रकाश उसके मुख पर पड़ने लगता है। मल्लिका, आर्य विलोम, आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। विलोम, यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता ही नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। अग्निकाष्ठ का प्रकाश फिर कालिदास के चेहरे पर डालता है। और एक बात कालिदास से भी करना चाहता है। अर्थपूर्ण दृष्टि से कालिदास को देखकर फिर मल्लिका की ओर देखता है। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। पुनः एक एक करके दोनों की ओर देखता है और ड्योडी की ओर चल देता है। ड्योडी के पास से मुड़कर फिर कालिदास की ओर देखता है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। कालिदास, यह मुझसे अधिक कौन जान सकता है? विलोम के कंठ से तिरस्कारपूर्ण स्वर निकलता है और वह मल्लिका की ओर देखता है। विलोम, अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुंचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए व्यंग्य के साथ मुस्कुराकर चला जाता है। कालिदास क्षण भर मल्लिका की ओर देखता रहता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। मल्लिका फिर उदास हो गई। कालिदास झरोखे के बाहर देखता रहता है। देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास लौटकर उसके पास आ जाता है। कालिदास, फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है। मल्लिका, और वह प्रश्न मैं हूँ ना? उसके बाहों को पकड़कर आसन पर बिठा देती। यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना? कालिदास उसकी ओर देखता है। तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे?
तो मुझे सुख होगा। उमड़ते आंसुओं को दबाने के लिए आंखें झपकती और ऊपर की ओर देखने लगती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी। बाहर भी समुद्र बहुत सूना प्रतीत होता है, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मुस्कुराने का प्रयत्न करती हूँ। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। कालिदास, चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखें देख सकते हो। मल्लिका, मेरी आंखें इसलिए गीली है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। उसके पैरों के पास बैठकर उसके घुटनों पर कोहनियां रख देती है। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा। यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। कोहनियों पर ठोडी भी रख देती है। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। कालिदास, तुम पूरी तरह नहीं समझ रहे हो मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मल्लिका शब्दों के चुभन अनुभव करके भी अपनी मुद्रा स्वाभाविक बनाए रखने का प्रयत्न करती है। कालिदास जैसे सोचता सा उठ खड़ा होता है और टहलने लगता है। मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश है, ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल है। रुककर मल्लिका की ओर देखता है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। मल्लिका आसन पर कोहनी रखे उसके टेक लगा लेती है। मल्लिका, यह क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे वो कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक पूर्ण बना सके। कालिदास, नई भूमि सुखा भी तो सकती है। फिर टहलने लगता है। मल्लिका, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पा लेगी। कालिदास, और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होगी। मल्लिका उठकर उसके पास आ जाती है और उसके हाथ अपने हाथों में ले लेती है। मल्लिका, यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो। तुम दूसरों की नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। कालिदास, फिर भी कहीं कहीं आशंकाएं उठती है। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मल्लिका, मेरी ओर देखो। कालिदास कुछ क्षण उसकी आंखों में देखता रहता है। अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण, इन सबको तुम साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूँगी पर्वत शिखरों पर चली आऊँगी और उड़कर आते मेघों में घिर जाया करूँगी। बिजली कौंधती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास उसके हाथ पकड़े रहते हैं। मल्लिका पलके झपक कर अपने आंसू सुखाती है। लगता है फिर वर्षा होगी। यूं भी बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगे। कालिदास, मुझे जाने के लिए कह रही हो। मल्लिका, हाँ, देखना, मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी। बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। कालिदास, इसका अर्थ है तुमसे विदा लूं। मल्लिका, नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। उसके हाथ छोड़ देती है। जाओ। कालिदास पल भर आंखें मूंदे रहता है, फिर झटके से चला जाता है। मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर जा बैठती है। तीव्र मेघ गर्जन सुनाई देता है और साथ वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती हुई सी सिसक उठती है। अंबिका अंदर से आकर उसके सिर पर हाथ रखती है और उसका मुंह ऊपर उठाती है। अंबिका, मल्लिका। मल्लिका आसन से उठ खड़ी होती है और झरोके के पास जाकर उसे सिर टिका लेती है। अंबिका, तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। मल्लिका अपनी सिसकियां दबाने का प्रयत्न करती हुई उसी तरह खड़ी रहती है। मल्लिका, मुझे यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ गिरे हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। पुनः हाथों में मुंह छिपाकर सिसक उठती है। अंबिका पास आकर उसे अपने से सटा लेती है। अंबिका, रोवो नहीं मल्लिका। मल्लिका, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों से जो बरस रहा है यह दुख नहीं है, यह सुख है माँ, सुख। अंबिका के वक्ष में मुंह छिपा लेती है। पुनः मेघ गर्जन सुनाई देता है और वर्षा का
शब्द ऊंचा हो जाता है। इसी के साथ ही इस नाटक का अंक 1 समाप्त होता है। आपको ये अंक 1 सुनकर कैसा लगा? अगर ये थोड़ा बहुत भी अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो पहली बार आज ये हमारे चैनल पर आए हैं, उनसे एक विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अंक 2 में, जो 2 वर्षों के बाद की घटना इसमें बताएगा। तो हम आगे की कहानी को अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।